Today, I'll teach you the poem Strange Meeting written by Wilfred Owen. This poem was written by the time of First World War, and our poet was interestingly a soldier who had participated in this war. This is an anti-war poem, and to tell more about this poem is that during those times war was always glorified, but this poem changed the opinion of everybody from the poet's perspective. I'll explain you this poem line by line in Hindi along with word meanings. मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, लाइन बाय लाइन बड़े इजी तरीके से समझाऊंगी, मैं आपको इनके वर्ड मीनिंग्स भी दूंगी। ये पोएम उस समय लिखी गई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने को थी, और हमारे जो पोएट है विल्फ्रेड ओवन वो सोल्जर्स भी थे, उन्होंने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया है। तो अब तक वॉर को ऑलवेज ग्लोरीफाई किया गया था, लेकिन पोएट ने अपने पर्सपेक्टिव से ये समझा दिया कि वॉर इतनी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मैं 30 साल से ICSE ISC स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको लाइन बाय लाइन ये पोएम समझाऊँ। आपको ये पोएम कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम मैं पूरे इजी तरीके से आपको समझाऊँ, उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। It seemed that out of battle I escaped. I over here is the speaker. स्पीकर को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो उस बैटल से, जिस युद्ध चल रहा था जहाँ पे ये लड़ाई हो रही थी, वहाँ से वो बच के निकल गए हैं। डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल, और उनको लग रहा है कि वो बच के एक टनल के अंदर से जा रहे हैं। एक टनल के यहाँ से मैं आपको बता दूं, उन समय जब भी वॉर होती थी तो एक कंट्री के बीच दूसरे कंट्री के बीच में टनल बनाई जाती थी। ये टनल क्या है ये आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये पिक्चर में आप देख सकते हो क्या होती है टनल। तो ये टनल बनाई जाती थी जहाँ सोल्जर्स फ्रॉम वन कंट्री अंदर ही अंदर से गुप्त रूप से दूसरी कंट्री में जा सकते थे। लॉन्ग सिंस स्कूप थ्रू द ग्रेनाइट विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रोइंग। तो स्कूप मतलब खोदाई, बहुत समय से उसे लग रहा है कि एक टनल बन रही थी। ग्रेनाइट्स आर द स्टोन्स, नेम ऑफ द स्टोन्स। तो उन पत्थर को तोड़ते हुए जो टनल बन रही थी। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब हमारे जो पोएट है, जो स्पीकर बने हैं यहाँ पे, वो पार्टिसिपेंट थे, ही वॉज अ सोल्जर, तो उनको जरूर ऐसा लग रहा है कि मरने के बाद भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा ही लग रहा है कि वो टनल के अंदर ही आ गए हैं। वो ये मान नहीं सकते कि वो मर चुके, अभी तक उनको इस बात का यकीन नहीं हुआ है। और टाइटैनिक मतलब बहुत बड़े बड़े जो वॉर होती है, टाइटैनिक के यहाँ पे 2 रीजंस है। टाइटैनिक से रिलेट करके ये बताया जा रहा है कि जो इंसिडेंट स्पीकर रिलेट कर रहे हैं वो बड़ा फ्रेश इंसिडेंट है। वॉर को टाइटैनिक से इसलिए रिलेट किया है टू शो दैट इट्स अ फ्रेश इंसिडेंट। और दूसरा टाइटैनिक का ये भी बोलना है कि टाइटैनिक मीन्स मैसिव, बहुत बड़ी टनल। येट ऑल्सो द एनकम्बर्ड स्लीपर्स ग्रोन टू फास्ट इन थॉट्स और डेथ टू बी स्टीयर्ड। और वहाँ पे ना टनल पे खूब सारी लाशें पड़ी हुई है, इतनी सारे मुर्दे लाश पड़े हुए हैं कि स्पीकर को देख के विश्वास नहीं हो रहा है कि या तो ये हिलना नहीं चाहते या ये एकदम तकलीफ में परेशान है, पेन में पड़े हुई है। ये मुर्दे जो पड़े हैं ये बड़े दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। When I propped them, one sprang up and stared with piteous recognition in fixed eyes. Propped, तो जैसे ही पोएट ने उन्हें प्रॉप किया, उन्हें उठा देखने की कोशिश की, गौर से समझने की कोशिश की, तो उन्हें एक पीटियस मीन्स सॉरोफुल, दुख भरी रिकग्नाइजेशन, दुख भरी पहचान से एक जन ने उसको पहचान लिया। एक डेड बॉडी में से एक बॉडी जो थी जिसमें थोड़ी सी जान थी वो उनको पहचान गए। ये सब एक्चुअली कहाँ पर आए हैं, ये सब हेल में पहुंच चुके हैं। दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दे आर इन द हेल, ये सब हेल में पहुंच गए हैं। लिस्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस। डिस्ट्रेसफुल मीन्स कॉजिंग एंजाइटी। तो उसने अपने डिस्ट्रेसफुल हैंड से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो
स्पीकर को आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलन मीन्स सैड, दुखी, और वो स्माइल कर रहे हैं। वो जो ब्लाश है, जो सेकंड स्पीकर बोलूंगी उनको, वो है ना जो स्माइल कर रहे हैं, बट उनकी स्माइल में बड़ा दुख है, दर्द है, बहुत तकलीफ है। बाय दैट स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। तो वो जिस तरह से स्माइल कर रहे थे, जिसमें काफी दर्द दिख रहा था, स्पीकर है वो तुरंत समझ गए, फर्स्ट स्पीकर तुरंत समझ गए कि हम लोग कहाँ पर है, हम नरक में हैं। With 1,000 fears that Vision's face was green। और जो सेकंड जो सोल्जर है जो स्माइल कर रहे थे, उनके चेहरे में ना इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी, इतने 1000 एक्सप्रेशंस थे। आपके चेहरा हरदम ये दिखा देता है कि आप दर्द में हो कि खुशी में हो। वो दर्द दिख रहा था, उस दर्द से हमारे स्पीकर को पता चल गया कि वो हेल में है। Yet no blood reached there from the upper ground। लेकिन स्पीकर को आश्चर्य हो रहा है। And no guns thumped or down the flues made moans। Thump means आवाजें करना, ऐसे करके ऐसे जो आवाजें करते हैं उसको बोलते हैं थंप। तो यहाँ पे तो ना कोई खून आने वाला है, न कोई गन की आवाज होने वाली है, और न कोई रोने की वजह है, मौन करने वाला कि कोई रो रहा है, किसी को कोई मार रहा है, खून खराबा हो रहा है, जो यूजुअली वॉर में होता है। सब एक दूसरे को मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। या तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर ये जो है, ये स्ट्रेंजर है, ये क्यों यहाँ पे ऐसे दुखी दिख रहा है, इतना परेशान दिख रहा है। None, strange friend, I said, here is no cause to mourn। और ये जो हमारे स्पीकर है, जिसे मैं कहूँगी फर्स्ट स्पीकर, उसने पूछा उस दूसरे वाले से, जिसे मैं कहूँगी सेकंड स्पीकर। तो फर्स्ट स्पीकर ने सेकंड स्पीकर से पूछा कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, यहाँ पे दुखी होने की क्या वजह है, अब तो हम मर चुके हैं। सेकंड स्पीकर ने क्या जवाब दिया, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और आपके साथ साथ स्क्रीन में मैं वर्ड मीनिंग भी देती जा रही हूँ, प्लीज उनको भी पढ़ते जाइए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड यू मस्ट राइट दिस वर्ड्स इन योर आंसर्स। आप आंसर्स में ऐसे वर्ड्स अच्छे यूज करोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं ICSE एग्जामिनर भी रह चुकी हूँ, तो आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी रहेगी उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Said the other, have the undone years, the hopelessness। तो सेकंड स्पीकर जो है उसने कहा कि नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जितने साल मेरे चले गए, अनडन years, होपलेसनेस, वो होपलेसनेस चले गए, बेवजह ही चले गए, मतलब वेस्ट हो गए। तो सेकंड स्पीकर को लग रहा है कि कैसे उनकी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो गई। Whatever hopes is yours was my life also। और वो फर्स्ट नरेटर को बोल रहे कि जो तुम्हारे सपने थे वैसे मेरे सपने थे, और अपने सपने के बारे में बता रहे हैं सेकंड स्पीकर। I went hunting wild after the wildest beauty in the world। और वो बोले कि वाइल्ड मीन्स जंगली, और मैं, वो खुद के लिए बोल रहा है कि मैं एक खूबसूरती की तलाश में घूमते रहा। मुझे एक तलाश थी, एक खूबसूरती की तलाश थी जो पूरी नहीं हुई। Which lies not calm in eyes or braided hair। और ये जो खूबसूरती है वो किसी बाहरी खूबसूरती नहीं है, ये कोई फिजिकल अपीयरेंस में नहीं है कि किसी की सुंदर बड़ी अच्छी आंखों में ये खूबसूरती है, या किसी के ऐसे अच्छे से घुंघराले बालों में कोई खूबसूरती है। मतलब कोई लड़की, कोई खूबसूरत लड़की की खूबसूरती में नहीं जा रहा था। यूजुअली क्या होता है कि जेंट्स जो है, यंग मैन है, दे मोस्टली वांट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन देयर लाइफ। तो हमारे सेकंड स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं भी सर्च कर रहा था खूबसूरती की, बट ये कोई बाहरी फिजिकल ब्यूटी नहीं थी कि खूबसूरत लड़की की तलाश थी मुझे। नो, बट मॉक्स द स्टीडी रनिंग ऑफ द आवर एंड इफ इट ग्रीव्स रिचर देन हियर। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मुझे तो दुख हो रहा है समय की गति पे, कि समय कितनी जल्दी निकल गया और मेरी वो खोज पूरी नहीं हुई। ग्रीव्स मतलब दुखी होना, एंड फॉर माई ग्ली मतलब जॉय, ग्ली मतलब जॉय।
Might many men have laughed, and of my weeping something had been left. और ये सोल्जर भी तो हमारी तरह इंसान ही थे। ये बोल रहे हैं कि जब मैं जिंदा था, मेरी खुशी में बहुत जन मेरे साथ खुश होते थे। इनके घर वाले होंगे, इनके माता पिता, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, बच्चे जो भी रहे होंगे, वो भी खुश होते थे। और जब वो चले गए तो वो भी शायद रो रहे होंगे, वो भी उनको मिस कर रहे होंगे। तो सोल्जर की खुशी में काफी जन खुश हो रहे थे और सोल्जर के जाने पे काफी जन दुखी भी हो रहे थे। विच मस्ट डाई नाउ, और उनको भी ये दुख हो रहा होगा कि सोल्जर जो है हमारा सेकंड स्पीकर अब नहीं है। आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर द स्टाइल। और सेकंड स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं तो मर गया और मेरे जो करीबी लोग थे वो मुझे मिस करके वो भी दुखी हो रहे होंगे। आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड, आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड में स्पीकर, सेकंड स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं मर तो गया पर मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता था दुनिया से। He just wanted to reveal a top secret। और ये सीक्रेट क्या है कि वो बता रहे कि ये वॉर है। इस वॉर को जितना ग्लोरीफाई किया गया है, जितने इसको अच्छा महान बताया गया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को मारना कि मरना ये सब अच्छी बात नहीं है। Not man will go content when what we spoil, or discontent boil bloody and be spilled। और ये बता रहे हैं कि हम एक दूसरे को जो वॉर में मारते हैं, ब्लड गिराते हैं, खून खराबा करते हैं। स्पॉइल मीन्स डैमेज्ड, डिस्टाइल मीन्स रेरिफाइड, डिसकंटेंट मीन्स असंतोष। तो जो असंतोष रहता है वॉर में, एक दूसरे को मार के ब्लड गिरा के खुश होते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। जीतने वाला भी कहीं ना कहीं दुखी रहता है और हारने वाला तो दुखी है ही है। अगर सोचिए ऐसा नहीं होता तो अशोका द ग्रेट कलिंग वॉर के बाद बदल क्यों जाते? वो तो जीते गए थे कलिंग वॉर, बट आफ्टर विनिंग द वॉर जीतने के बाद भी वो दुखी हो गए और उन्होंने एकदम से वॉर करना बंद कर दिया। यही एक मैसेज हमारे पोएट बता रहे हैं सेकंड स्पीकर के थ्रू कि वॉर में हम जीत भी जाए लेकिन डिसकंटेंट है, कुछ खुशी वाली बात नहीं है। दे विल बी स्विफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ द टाइग्रेस, नन विल ब्रेक रैंक्स टू द नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। तो वो बता रहे कि जो आने वाली जनरेशन्स है उनमें भी ये जो दुश्मनी है ये इम्बाइब होती होगी। जैसे हम हैं, हमारे दुश्मन हमारी कोई नेबरिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, तो हम उनको पसंद नहीं करते। पाकिस्तान इंडिया का एक झगड़ा हरदम रहता है। तो अगर इसके बाद भी ये आने वाली जनरेशन्स में भी यही बातें बोली जाती है कि भाई आप एक दूसरे के दुश्मन हो, और ये लोग आने वाली जनरेशन इतने स्विफ्ट हो जाते हैं, बाघ की तरह हो जाते हैं कि एक दूसरे को देखते ही वो लोग पहले से ही एक प्रेजुडिस आइडिया बना लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। और ये कौन करते हैं? वॉर मॉन्गर्स। और यहाँ पे पोएट बोल रहा है जो पॉलिटिशियंस है इन्होंने ये सब माथे में हमारे बातें डाल दी है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दोस्त है। और जो सोल्जर्स है ये सब जानते हुए भी कभी ये नहीं बताएंगे कि इज इट गुड और बैड। ये सब ऐसे ही एक्सेप्टेड हो गया है, पर हम कभी ये विचार नहीं करते कि आने वाली जनरेशन्स के लिए कितना खराब है। एंड नन विल ब्रेक द रैंक्स। रैंक्स मतलब ये जो चलन है, ये जो चाल चल रहे हैं कि दुश्मन है, मारना है या मरना है, ये रॉन्ग है। वॉर इज एब्सोल्युटली बैड। और नेशन ट्रैक मतलब जो हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जो पॉलिटिशियन हमें बता देते हैं। करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। और बुद्धि थी। तो सेकंड स्पीकर कह रहे कि मेरे पास साहस था, करेज था, लेकिन एक रहस्य मैं जानता हूँ। मेरे पास बुद्धि थी और मैं अपने वॉर में बहुत होशियार था, लेकिन मेरे क्या अच्छा राज समझ लिया। टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड। और रिट्रीटिंग मतलब मूविंग बैक। वर्ल्ड को प्रोग्रेस की तरफ जाना है, आगे जाना है। हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे जा रहे हैं। हम मर रहे हैं, मार रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे की ओर जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो गुड क्वालिटीज थी जो हमारे सेकंड नरेटर में, करेज, विजडम, पर उसका कोई सही यूज नहीं हुआ। इनटू वेन सिटाडल्स दैट वर नॉट वॉल्ड। और वॉल्ड मीन्स दीवार। तो जो हम सोचे, और सिटाडल्स मीन्स किला। यहाँ पे मैं आपके लिख दे रही हूँ, सिटाडल मीन्स किला। तो जो हम किला बनाने का सोच रहे थे
हमने किला नहीं बनाया, हमने एक सिर्फ वॉल्स बना दी है, हमने एक दूसरे के बीच में दीवारें बना दी है। अगर हम मिल के रहते तो हम सबकी प्रोग्रेस होती। Then when much blood was clogged the chariots wheeled, I would go up and wash them from sweet wells. और पोएट बता रहा है कि मैं अगर ये साहस कर पाता कि जो हम लड़ाई करते तो हमारे जो चैरियट्स के व्हील्स होते हैं उसमें सब खून क्लॉग मतलब जम जाता है। तो वो बोलता है काश मैं जाके उसे एक स्वीट पानी से धो पाता। यहाँ पे इस सेंटेंस इस इन लाइन का मतलब है कि मैं लोगों को ये जाके कन्विंस कर सकता था कि वॉर मत करो, इट इज़ नॉट गुड। जो एक दूसरे को सब खून पे लथपथ करने पे लगे हैं, वो खून से भर गए उनके चैरियट्स, मैं वहाँ एक कुएं का मीठा पानी डाल के उनको ये बताता, उनका खून को साफ करता। या खून साफ करने का मतलब है उनको कन्विंस करता, उनको समझाता कि मत लड़ो, इट इज नॉट गुड फॉर एनी नेशन एंड फॉर द कमिंग जनरेशंस। आई वुड गो अप एंड वॉश देम विद द स्वीट वेल्स इवन विद ट्रूथ दैट लाइट टू डीप फॉर टेंट। टेंट मीन्स दाग। और वो बोले कि ये ट्रूथ, एक दूसरे को हम लड़ा रहे, बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी बात है। शायद नरेटर अकेले, जो हमारे सेकंड स्पीकर शायद असमर्थ रहते, ये कर नहीं पाते, फिर भी वो कोशिश करते। शायद कोई उनकी बात नहीं भी मानता, वॉर ऐसे ही चलती है, चलती रहेगी, पर वो अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर करते क्योंकि वो अपने आप को करेजियस और वाइस मान रहे। तो वो एक अटेम्प्ट लेते ये समझाने का कि प्लीज डोंट ग्लोरीफाई वॉर। आई वुड हैव poured my spirit without stint. Pour मतलब दे देना, stint means period of time, but not through wounds, not on the cess of war. और वो बोल रहे कि मैं समझा पाता कि वॉर कितनी बुरी है और मैं इस वॉर का हिस्सा नहीं हूँ। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस वॉर। Forehead of man have bled where no wounds were. और वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना, अगर मैं बताता हूँ कि सोल्जर्स की लाइफ क्या होती है तो लोग समझ पाते कि ये इनकी जो आत्मा है बाहर से नहीं अंदर से रोती है, ये इमोशनली हर्ट होते हैं। जो फिजिकल वुंड तो फिर भी भर जाएंगे, बट जो इमोशनल वुंड्स है वो जल्दी से नहीं भरते। जो हमारे सेंटिमेंटल वुंड्स है वो जल्दी से नहीं भरते। पोएट्स बता रहा है कि सोल्जर्स कितने ज्यादा तकलीफ में होते हैं। आई एम द एनिमी, यू किल्ड माई फ्रेंड, आई न्यू यू इन दिस डार्क एंड सो यू फ्राउन। और फिर हमारे सेकंड स्पीकर अपने फर्स्ट स्पीकर को बोल रहे हैं कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे मारा था, और मैं तो तुम जैसे ही नरक में आए मैंने तुमको पहचान लिया क्योंकि तुमने मुझे देख के वैसा ही फ्राउन मतलब ऐसा एक मुंह बनाना, जहाँ देखिए आपको स्क्रीन में ये दिखेगा, जहाँ पे भौए चढ़ी हुई है, गुस्सा का एक फेस है। बोला तुमने मुझे देख के ऐसा ही एक गुस्सा वाला फेस बनाया जो तुमने मुझे कल यस्टरडे मारते हुए बनाया था। क्यों मारते हुए बनाया था? क्योंकि ऐसे ही ये सिखाया गया कि हमारा दुश्मन है। हमें पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। कोई सोल्जर किसी दूसरे सोल्जर का पर्सनल दुश्मन नहीं है। उन्हें ये बताया जाता है कि ये एनिमी कंट्री का सोल्जर है तो ये दुश्मन है। तो उसने कहा कि यहाँ तो हम नरक में, हेल में सब एक हो चुके हैं, तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं है तुम्हारे पास मुझे देख के मुंह बनाने का। यस्टरडे दो मी एज यू ज़ैब्ड एंड किल्ड। और बोला कि यस्टरडे तुमने मुझे देख के मुंह बनाया और मुझे ज़ैब ऐसे मार दिया और किल कर दिया। I parried means to avoid, but my hands were loath and cold. और बोले मेरे हाथ बहुत ठंडे थे, शिथिल थे, कहीं न कहीं मैं असमर्थ रहा। तो मुझे मार रहे थे, मैं रोकने की कोशिश करना चाहा, तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहा, पर मैं बहुत असमर्थ था और तुमने मुझे मार दिया। Let us sleep now. Let us sleep now मतलब अब हम हेल में आ चुके हैं, अब कोई किसी का दुश्मन नहीं है तो हम सो जाते हैं, मतलब इटर्नल स्लीप, क्योंकि वो मर चुके हैं तो अब कोई दुश्मनी किसी की नहीं है। ये जो दुश्मनी है कंट्रीज के बीच में, एक दूसरे के बीच में, ये इसी वर्ल्ड में है। वंस यू गो टू द अनदर वर्ल्ड देयर नोबडी इज योर फ्रेंड एंड नोबडी इज योर एनिमी। इस पोयम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा उस समय हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पोएट हु वाज अ पार्ट ऑफ द सोल्जर, हु वाज अ सोल्जर इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने ना इस वॉर को बड़ी गहराई से देखा था, तो उनका मन बहुत खराब विचलित होने लग गया था।
तो उन्होंने ये पोयम लिखी जहाँ अपनी मन की बात बताई है कि वॉर कितनी बुरी चीज़ है, सोल्जर्स की जो लाइफ है वो कितनी बुरी होती है, मरने के बाद भी उनको नरक मिलता है क्योंकि वो उनको मारते हैं जो उनके दुश्मन है ही नहीं पर्सनल लेवल पे। और मरने के बाद यहाँ पे एक अलग चीज़ बताई है पोएट ने कि सेकंड स्पीकर को फर्स्ट स्पीकर से पर्सनली कोई ग्रज नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। उसने उनको ब्लेसिंग दी, ब्लेस किया मतलब पर्सनल कोई ग्रज नहीं है। पर्सनल ग्रज नहीं है तो क्यों मारा एक दूसरे को? क्योंकि यही हमारे मन में प्रोग्रामिंग की जाती है कि वॉर इज गुड, सो वॉर शुड नॉट बी ग्लोरीफाइड। मैं फर्दर और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करूंगी। आईसीएसई और आईएससी में कैसे आंसर्स लिखते हैं, ग्रामर की कैसी राइटिंग स्किल्स होती है, ईमेल ये सब कैसे लिखते हैं, नोटिस एग्जैक्ट फॉर्मेट सो दैट यू गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। बट फॉर दैट प्लीज़ डू एनकरेज मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं भी अपना अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, किस पैटर्न में आंसर्स लिखते हैं। बट उसके लिए प्लीज़ डू एनकरेज मी। टिल देन, बाय बाय।